आप भी कह रहे थे कि टोपी वाले भैया आप देख लीजिए बीजेपी को वोट दीजिए। कि हमारे आका ने बोला है, मस्जिद से बोला है, हमारे आका के नेताओं ने बोला है और उन्होंने सभा में बोला है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। इसके लिए वोट जिहाद। बताइए मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों के लिए क्या किया? वोट जिहाद की ही ना पैदाइशी है अरविंद केजरीवाल, है कि नहीं है वोट जिहाद की पैदाइश? वोट जिहाद से पहले आया लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब आया है हलाला जिहाद। फिर हलाला 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 हलाला, और उसमें भी हलाला में जो है ना बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा है। अरे भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात करती है। एकदम अगर दिल्ली का एम्स, प्रधानमंत्री दिल्ली का एम्स अगर जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया, अगर आप कहना चाहते हैं तो भारत का टुकड़ा भी जवाहरलाल नेहरू ने किया, यह भी बात आपको कहना पड़ेगा। ये भी बात कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान का विभाजन नेहरू के कारण हुआ। अगर आप कहिएगा कि जेएनयू जो है नेहरू के कारण बना, तो आपको कहना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो है वो नेहरू के कारण ही बना। योगी जी का पुलिस नहीं करा इसलिए ना बोल रहे हैं कि कार्यालय के अंदर घुसे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर घुसे लखनऊ में 20 कड़वा सवाल पूछ के आइए, एकदम सुरक्षित आइएगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। और 20 कड़वा सवाल जो है वो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में घुस के पूछ के आइए, उधर से एक हाथ तो बैंडेज कराइए के आइएगा। वो कांग्रेस अब रास्ता भटक गई है। अब ये कांग्रेस जो है आजादी के बाद देश को लूटेगी, इसलिए गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए। जाइए पूछिए, पढ़िए किताब। यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये जो हलाला जिहाद है उस पे जो है पाबंदी लगनी चाहिए। नहीं सुरक्षित है भैया, उसके अंदर कड़वा सवाल हो ही नहीं रहा है। किन से? अखिलेश यादव से या उनकी पार्टी से? अरे वही हो रहा है जहाँ योगी जी के पुलिस खड़ा है। नमस्कार, इस वक्त हमारे देश में वोट जिहाद की खूब चर्चा हो रही है। वोट जिहाद क्या है और अचानक चुनावों के बीच में वोट जिहाद का जिक्र क्यों आया, इसकी चर्चा क्यों छिड़ी है, और वोट जिहाद क्या हमारे नेताओं के डीएनए का हिस्सा बन चुका है? आज हम इस पर बात करेंगे और एक लंबी बातचीत होगी। जैसा कि आपने अभी तक टीजर देखा है, एक बहुत गर्मागर्म बहस होने वाला है पत्रकार से नेता बने मनीष कश्यप जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके हिसाब से हमारे देश में, मैं अभी आपके भाषण में भी देख रहा हूँ, आप दिल्ली में गए, आप एक मुसलमान बस्ती में मंच से खड़े थे, आप भी कह रहे थे कि टोपी वाले भैया आप देख लीजिए बीजेपी को वोट दीजिए। आपने पूरा भाषण ही नहीं सुना। आप सुने होते तो मैं वोट जिहाद के खिलाफ हूं। मैंने क्या बोला कि टोपी वाले भैया 70 साल से कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बच्चा पैदा करने का फैक्ट्री और वोटिंग का मशीन जो है समझ के रखा है। आप लोगों का विकास अगर पहली बार किसी ने किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो प्रधानमंत्री आवास योजना देकर किया, उज्ज्वला योजना देकर किया, और आप लोगों के बहन बेटियों के लिए जो है इज्जत घर, जिसको शौचालय कहा जाता है, उसको दे के दिया। उसके बाद से जो है बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो है वो जिल्लत भरी जिंदगी जीती थी, खाने के लिए व्यवस्थाएं उसका पति नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास जो है 7, 8, 10 बच्चे रहते थे, तो उसके लिए राशन का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मैंने ये बोला था कि आप लोग पहचानिए कि आप लोगों के से जिहाद कौन करा रहा है और जिहाद के नाम पे आप लोगों की जिंदगी बर्बाद कौन कर रहा है। वो विपक्ष ने पिछले 70 साल से यही किया। पहले जो है मुसलमानों के नाम से, पहले तो मुसलमानों के नाम से जो है उन लोगों ने देश को बांट दिया। बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुसलमानों की स्थिति देख लीजिए, कुत्ता से बदतर स्थिति जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों की हो गई है। कुत्ता से बदतर स्थिति, एकदम लड़ते हैं भोजन के लिए, स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, बदतर हो गई है। आज जो है कांग्रेस चाहता है कि भारत के मुसलमानों की स्थिति वही हो जाए। नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के मुसलमानों की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई तुम समझो, तुम लोगों को पाकिस्तान को फॉलो करना है कि सऊदी अरबिया को फॉलो करना है, तुम लोग डिसाइड करो। अगर सऊदी अरबिया को फॉलो करना है तो नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को अपनाओ, और पाकिस्तानी बनना है तुम लोगों को तो फिर कांग्रेसी के विकास मॉडल को अपनाओ। कांग्रेसी ने जैसे जो है, कांग्रेसी का ही ना दूसरा रूप पाकिस्तान के नेता थे, कांग्रेसी का दूसरा रूप। कांग्रेस का ए टीम जो है इंडिया में थी और बी टीम जो है पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान की स्थिति क्या करती? आप क्या इसकी गारंटी ले सकते हैं कि मुसलमानों ने अभी तक बीजेपी को कभी वोट किया ही नहीं? किया है, पढ़े लिखे मुसलमान ने किया। उसी भाषण में मैंने कहा था, जिन मुसलमानों को चाहिए कि हाँ उनको इज्जत मिले, सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले, जो मुसलमान कलाम के रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो दे ऑल आर सपोर्ट बीजेपी। तो ये जो वोट जिहाद का मुद्दा है, ये बीच इलेक्शन में क्यों आ रहा है? मेरे पास एक बुक है हलाला जिहाद, ठीक है। ये अक्सर जो है कुछ मुस्लिम आताताई नेता
जिनको अपना रोजी रोटी चलाना रहता है, वो लोग नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। इस पे भी हम लोग कभी जो है अच्छे ढंग से बातचीत करेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे जो है मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, मुस्लिमों को बर्बाद किया जा रहा है कैसे। आज देखिए पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुस्लिम देश सही है, उसका नाम है सऊदी अरबिया। उसके अलावा थोड़ा बहुत इंडोनेशिया इसलिए सही है कि इंडोनेशिया जो है धर्म के हिसाब से मुस्लिम है और कर्म के हिसाब से हिंदू देश है, पूरा इंडोनेशिया। ये दो देश के अलावा किसी भी देश को आप सही नहीं मान सकते। वर्तमान समय में मुसलमानों की स्थिति इतनी दयनीय और बद से बदतर कर दिया गया है अलग अलग देशों में। आज भारत में वही स्थिति होने वाली थी, लेकिन पिछले 10 साल में जो है मोदी जी ने बचा लिया। इस बीच में आया वोट जिहाद। वोट जिहाद से पहले आया, आपने देखा होगा, लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब आया है हलाला जिहाद। ये वोट जिहाद से पहले, जस्ट पहले आया था हलाला जिहाद। कुछ चीज़ों पे हलाला का सर्टिफिकेट चाहिए। अब जरा सोचिए, इसमें क्या है कि मुसलमानों को बताया जा रहा है कि जो कंपनियां जो है हलाला सर्टिफाइड हो उसी से आप सामान खरीदिए, उससे मुसलमानों को क्या फायदा होगा? अब बताइए। वैसे ही बताया जा रहा है कि आप वोट जिहाद कीजिए, आप जो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग हरा सकते हैं उनको वोट दीजिए। वोट जिहाद की ही ना पैदाइशी है अरविंद केजरीवाल, है कि नहीं है? वोट जिहाद की पैदाइशी केजरीवाल ने दिल्ली के लिए किया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, एकदम सही बात है। वोट जिहाद के ही पैदाइशी हैं अरविंद केजरीवाल। जाके आप किसी से भी पूछिए। कैसे? आप देखिए, जो कांग्रेस को जो लोग वोट देते थे पहले, जो मुस्लिम लोग जो मतलब कि धर्म गुरुओं के बहकावे में आ जाते थे, पढ़े लिखे मुस्लिम तो आज भी बीजेपी को वोट देते हैं। वो लोग शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी की तरफ। उन लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है दिल्ली में रोक सकती है। वो लोग शिफ्ट हो गए। और कुछ वैसे लोग शिफ्ट हो गए जो लोग जो है ये इन लोगों के झांसे में आ गए और जो लोग फ्री के चक्कर में आ गए। आज डीटीसी बस जो है उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। जाके देखिए, कबाड़ा बस, पहले दिल्ली में जो है अच्छी बसें चलती थी और देश की राजधानी है तो अच्छी बसें चलनी भी चाहिए। आज पूरा का पूरा कबाड़ा बस चल रहा है। आज दिल्ली का एक भी गली जो है ना, गली में जो है सड़क बनाने का काम जो है वो सांसद का नहीं होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। जाके पता कीजिएगा, एक भी गली का सड़क जो है ना वो सही नहीं है। एक भी गली का सड़क नहीं सही है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। केंद्र सरकार के अंडर में है, वो जितना सड़क है उसमें एक भी खड्डा नहीं है। पूरा दिल्ली में उठा के देख लीजिए। तो इसमें वोट जिहाद कहाँ है? उसमें वोट जिहाद इसलिए है कि हिंदू ने सोचा कि हम विकास के नाम पे वोट देंगे, अच्छे लोगों को वोट देंगे, और मुसलमानों ने सोचा कि हम वोट जिहाद करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी उसको वोट देंगे, क्योंकि हमें विकास से मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमारे आका ने बोला है, मस्जिद से बोला है, हमारे आका के नेताओं ने बोला है और उन्होंने सभा में बोला है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। वो आका क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि वो आका जानते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उन आकाओं के पेट पे जो है ताला लगेगा और गरीब मुसलमानों को जो है इंसाफ मिलेगा। और वो लोग चाहते हैं कि जब तक गरीब मुसलमान अनपढ़ रहेंगे, जब तक हमारे झांसे में रहेंगे, तब तक उन लोगों की रोजी रोटी चलती रहेगी। और यही चीजों के बीच में नरेंद्र मोदी जी पहाड़ की तरह खड़े हैं कि तुम मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद करने वाले लोग हो और मैं मोदी मुसलमानों की जिंदगी आबाद करूंगा। और सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की भी जिंदगी। वो सब धर्म की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। आप देखिए, राम मंदिर बनवाया उन्होंने, धारा 370 हटवाया, धारा 370 हटवाया तो मुसलमानों को फायदा हुआ। राम मंदिर बनवाया तो हिंदुओं को फायदा हुआ, एयरपोर्ट बनवाया तो सबको फायदा हुआ, एक्सप्रेस हाईवे बनवाया तो सबको फायदा हुआ। तो जो लोग बरगला के रखते थे, जो लोग जिहाद के नाम पे, चाहे वो लव जिहाद हो, वोट जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, चाहे हलाला जिहाद हो, इसके नाम पे मुसलमानों को बरगला के रखते थे, उन्हीं को तो नरेंद्र मोदी जी सही रास्ते पे ला रहे हैं। 2024 से पहले कितने वीडियो आपने बनाए थे वोट जिहाद पे? 2024 से पहले जो है शायद किसी को पता भी नहीं था कि ये इंटरनल रूप से वोट जिहाद भी करते हैं। वो तो अच्छा हुआ, वो सलमान खुर्शीद की बेटी जो है उसने जो है भरे मंच पे बोल दिया ये बात कि हाँ भाई वोट जिहाद करो, वोट जिहाद करो। लैंड जिहाद पे कितने वीडियो बनाए? लैंड जिहाद पे तो बहुत सारा वीडियो है। लैंड जिहाद कैसे होता है आपको मैं बता देना चाहता हूं। जितना भी सरकारी जमीन होता है, उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के दबंग लोगों का, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के गरीब लोगों का नहीं, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के दबंग लोगों का, गुंडों का, मवालियों का जो है कब्जा हो जाता है सरकारी जमीन, जिसको गरमजरुआ जमीन बिहार में बोला जाता है। उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय क्षेत्र में मनोज तिवारी ने 25,000 करोड़ का जमीन, जो मार्केट कीमत 25,000 करोड़ है, उतने का जमीन जो है उन्होंने
इन गुंड लोगों से जो है उसको मुक्त कराए। कैसे कब्जा हुआ था? ये लोग जो है पहले क्या करते हैं, पहले कहते हैं कि चलो भाई यहाँ पे जमीन खाली है, यहाँ पे तंबू गाड़ लो। पहले तंबू गाड़ लेते हैं, उसके बाद से जो है मवेशियों के लिए कुछ व्यवस्था कर देते हैं कि चलो मवेशी यहाँ पे खाएंगे, मवेशी, मुर्गा पालन करना शुरू कर देते हैं, मुर्गी पालन। उसके बाद से एक छोटा सा घर बना लेते हैं, उसके बाद से आसपास में घर बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से जो है उन्हीं गरीब लोगों, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के गरीब लोगों से वहाँ का जो दबंग आदमी रहता है वो पैसा वसूलना शुरू कर देता है। उसके बाद से उन लोगों को खाली करा देता है, वो जो गरीब लोग हैं उनको खाली करा देता है और उसको बाउंड्री करा लेता है, चारों तरफ से बाउंड्री करा लेता है और बाउंड्री करा के जो है अपना जो है गलत धंधा उसमें शुरू करता है। प्रयागराज उदाहरण है, मुख्तार अतीक अहमद तो वहीं करता था ना प्रयागराज में, मुख्तार अंसारी तो वहीं करता था, मऊ में, उत्तर प्रदेश के अनेकों जगहों पे पहले जो है 10, 20, 50 गुर्गों को भेज देता था, वहाँ पे जो है कुछ झुग्गी झोपड़ी बनवा देता था और उसके बाद से जो है फिर उसको हटा के जो है चारों तरफ से बाउंड्री करा के जो है अपना गलत धंधा जो है उसमें चालू कर देता था। सरकार की जमीन फ्री में मिल गई, उसके बाद से वहाँ पे जो है ये लोग रेस्टोरेंट खोल देते थे, गैराज खोल देते थे, पंचर का दुकान खोल देते थे वहाँ पे, और पंचर का दुकान खोल के जो है भाड़ा लेते थे, गैराज खोल के भाड़ा देते थे, रेस्टोरेंट खोल के भाड़ा लेते थे। उसके बाद से जो है ये लोग होटल खोल देते थे, उसके बाद से जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देते थे। ये लैंड जिहाद है और ये पूरे देश में जो है जबरदस्त तरीके से लैंड जिहाद हो रहा है, जबरदस्त तरीके से। अब लैंड जिहाद से नुकसान किसको और फायदा किसको, ये समझने की जरूरत है और यही देश के नेताओं ने नहीं समझाया। लैंड जिहाद से सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के दलितों को हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के पिछड़ों को हुआ और सबसे ज्यादा फायदा जो है इस देश में मुसलमानों को हुआ लैंड जिहाद से। तो मुसलमानों ने लैंड जिहाद करके जो है दलितों और पिछड़ों का हक मार लिया। और वो कौन से मुसलमान मारे? जो दबंग टाइप के मुसलमान थे, उसमें भी गरीब मुसलमान नहीं। गरीब मुसलमान तो कल भी सड़क पे था कांग्रेस की सरकार में, आज भी सड़क पे है। कुछ लोगों की जिंदगी जो है नरेंद्र मोदी जी ने बदला है, अपने दम पे बदला है, ये चीज है। तो ये लैंड जिहाद से सबसे ज्यादा नुकसान। अब मान लीजिए कि किसी दलित के पास जमीन नहीं है, तो गवर्नमेंट का नियम है कि उसको जो है 4 डिसमिल, 8 डिसमिल, 10 डिसमिल के आसपास जो भी नियम है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम, उतना जमीन जो है हम उसको देंगे और वहां पे वो अपना घर बना सके। अब वो सरकारी जमीन जब सीईओ आता है सर्वे करने तो देखता है यहाँ पे तो 10,000 लोगों की बस्ती बन चुकी है, हम यहाँ पे दलित भाइयों को कैसे घर बना के देंगे? अब वहां पे 10,000 लोगों की बस्ती बनी है, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों की बस्ती बन गई है। वहां पे अगर सीईओ जो है बुलडोजर लेके चलता है तो ऊपर से पत्थरबाजी फेंका जाता है, ऊपर से एसिड, बोतल में एसिड रख के फेंक दिया जाता है। अनेकों उदाहरण, अनेकों दंगा आप लोगों ने देखा है। अब वहां पे दलितों का हक गया, बेचारे दलित को जिनको जमीन देना था उनका गया। और इन दलितों को गुमराह किसने किया? दलित के नेता ही कर दिए, मीम भीम की जोड़ी बना के। मीम भीम की जोड़ी बना के भीम वालों का हक जो है ना मीम वाले को दे दिया गया। और इस पे आज तक किसी भी चैनल पे किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने बात ही नहीं किया, इतना तह तक कोई जाने का प्रयास ही नहीं किया। जब तह तक जाते हैं तो पता चलता है कि दलित और पिछड़ों को दलित और पिछड़ा रखने का काम जो है कांग्रेसियों ने किया, और वो जो है एक पर्टिकुलर जो है अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मिलकर किया, और अल्पसंख्यक समुदाय को भी बर्बाद कांग्रेसियों ने किया। और अल्पसंख्यक समुदाय में सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों को मुनाफा दिया, बाकी 99% लोगों को बर्बाद कर दिया। और दलित और पिछड़ा को तो एकदम उन लोगों की जिंदगी जो है बर्बाद कर दी। कौन करता है? आप चंद्रशेखर रावण जी की बात कर रहे हैं? आप किसकी बात समझ रहे हैं? क्योंकि अरे ये तो बच्चा है, इनको तो कुछ नहीं पता है। जामा मस्जिद में संविधान लेके तो वही जाते, इनको तो कुछ नहीं पता है, ये तो कठपुतली है। ऐसे ही एक थे बांग्लादेश में जो कह रहे थे कि नहीं बांग्लादेश में ही रहेंगे हम, और फिर बाद में 1970 के आसपास जब उन्हें लगा कि उनकी बेटी सुरक्षित नहीं, उनकी बहन सुरक्षित नहीं, उनकी बीवी सुरक्षित नहीं है, उनकी मां सुरक्षित नहीं है, तो रो रो के उन्होंने किताब लिखा और बांग्लादेश छोड़ के आया हिंदुस्तान में। ये तो चंद्रशेखर रावण कठपुतली है मुस्लिम उन धर्म गुरुओं का, जो जिहाद फैलाना चाहते हैं, जो हलाला जिहाद करना चाहते हैं, लव जिहाद कर, इनको कुछ नहीं पता है। और जिस दिन दलितों को पता चल जाएगा ना कि उनका हक किस प्रकार से दलित के नेताओं ने ही मरवा दिया ना, उस दिन ये दलित जो युवा है ना, वो इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो है ना निकालेंगे बाहर। से ही चंद्रशेखर रावण आपका नाम लेके विरोध करने लगेंगे। क्या फर्क पड़ता है? हम सही बोल रहे हैं, हम सबूत के साथ बोल रहे हैं। वो बोल चंद्रशेखर रावण जो है हिम्मत तो दलितों की जिंदगी बदल के देखे, उनके लिए जमीन का व्यवस्था करा के देखे, कहें कि जो सरकारी जमीन है
जिला में जिन लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने अतिक्रमण करके रखा है, वहां से उनको हटाया जाए और दलितों को बसाया जाए। ये बात चंद्रशेखर रावण कभी कह सकते हैं, क्योंकि इनको फंडिंग कहां से आता है आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरे देश को। 2014 के पहले तो इतना जिहाद की तो चर्चा ही नहीं होती, ना लव जिहाद की चर्चा थी, ना लैंड साइलेंट तरीके से हो रहा था। हाँ। हो रहा था। अच्छा ही कर रहे। ये आरोप आपके ऊपर ये लगता है, अब चूंकि आप बीजेपी नेता हैं तो मैं उसी हिसाब से पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, ये तो बीजेपी का प्लान किया हुआ आरोप लगता है कि बीजेपी ने इसे प्लान किया कि बीजेपी ने प्लान किया। ये हलाला सर्टिफिकेट बीजेपी देता है क्या? ये हलाला सर्टिफिकेट लव जिहाद करने का बीजेपी बोलता है क्या? केरला से लड़कियों को जो है सीरिया पहुंचाने का काम बीजेपी करता है क्या? बंगाल में जो है लड़कियों का रेप जो है टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, उसको तो दिखाने का काम बीजेपी करता है। उन लोगों को सम्मान दिलाने का काम बीजेपी करता है, उन लोगों के लिए लड़ने का काम बीजेपी करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये साइलेंटली तरीके से, आपको भी नहीं पता था कि वोट जिहाद होता है। आप तो इतने सीनियर रिपोर्टर हैं, बाल ओल आपका भी मेरे जैसा पक गया है, आपने भी कलर कराया, मैंने भी कलर कराया, उम्र जो है आपका 40-45 साल हो गया, कम से कम 20 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आप बताइए कि आपने कभी सुना है वोट जिहाद का नाम? सुना था? नहीं सुना था। 2024 में लोकसभा चुनाव के समय में वोट जिहाद का नाम सुना आपने? आपके ने सबसे पहले किसके मुंह से सुना? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से सुना वोट जिहाद आपने नाम? लव जिहाद भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से नहीं सुना होगा आपने। भरे मंच पे जो है कुछ मुस्लिम के नेता जो है कहे थे कि लव जिहाद करो, आपने सुना था ना? ओवैसी ने बोला था कि 15 मिनट के अंदर पुलिस हटा दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा, आपने सुना था कि नहीं सुना था? देखिए, आप लोग भी जो है ना यूनि डायरेक्शन हो जाते हैं, एक तरफ झुक जाते हैं और एक तरफ आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, भारत की इकोनॉमी कितने नंबर पे थी? चलिए ये सब पे छोड़ते हैं, विकास पे बात करते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, विकास पे आइए बात कीजिए हम लोगों से। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे तो भारत की इकोनॉमी कितने नंबर पे थी आप बताइए? 10वें नंबर पे थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 10वें नंबर पे किया था। कितने नंबर पे किया था? 10वें नंबर पे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे। कितने साल? 10 साल। और भारत की इकोनॉमी जो है 11वें नंबर पे चली जाती है। कितने नंबर पे चली जाती है? 11वें नंबर पे। यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत का इकोनॉमी घटा और भारत 10वें से 11वें नंबर पे चला गया। 10 साल का कार्यकाल मनमोहन सिंह का। फिर प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी 2014 में। 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह, 14 से 24 तक मोदी, और 11वें नंबर से खींच के 5वें नंबर पे भारत की इकोनॉमी को लेके आते हैं। 6 सीढ़ी चढ़ाते हैं और अगली बार जो है, जो 5 साल का कार्यकाल होगा, उसमें 3रे नंबर पे हम लोग जाने वाले। इस पे आप लोग क्यों नहीं चर्चा करते? क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं जो है मुस्लिम धर्मगुरु जो है इस पे चर्चा करते हैं, इस पे बात करते हैं? क्यों जो है वोट जिहाद पे बात करते हैं, लैंड जिहाद पे बात करते हैं, हलाला जिहाद पे बात करते हैं, लव जिहाद पे बात करते हैं, चिकन नेक पे बात करते हैं? चिकन नेक क्या था? जो बंगाल, कुछ बिहार के पास और न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी के पास जो बंगाल का एरिया जो है पतला हो जाता है, इधर सिक्किम हो जाता है, उधर असम हो जाता है, इधर से बांग्लादेश हो जाता है, उधर से भूटान और इधर से नेपाल, और वहां पे पतला सा पोर्शन होता है भारत का। बिहार के किशनगंज से जो रास्ता निकलता है, जो बंगाल में जाता है, को जोड़ता है, तो वहां पे चिकन, असम को जोड़ता है, असम को चिकन नेक हो जाता है, जो न्यू जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट को होके गुजरता है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को होके गुजरता है, जो वहां पे चिकन नेक हो जाता है। चिकन नेक की बात किसने की थी सबसे पहले कि चिकन नेक दबा दो, यहां पे दबा दोगे तो जो है भारत कमजोर हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट का 7 राज्य जो है वो बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना में मिल जाएगा? किसने बात किया था? अब आते हैं थोड़ा सा विकास पे ही बात कर लेते हैं। एकदम एग्जैक्ट डेटा बताएंगे, एकदम कट टू कट। जिनका मानना है कि अब बहुत महंगाई हो गई है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं 2004 में चीजों का रेट कैसा था और 2004 से 14 तक कितना गुना बढ़ा और 14 से 24 तक कितना गुना बढ़ा? कांग्रेस 2004 में आई थी, 35 रुपया लीटर पेट्रोल था, मारिए गूगल पे सर्च देखिए। और 2014 में कांग्रेस गई, 73 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया। 35 रुपया लीटर पेट्रोल 73 रुपया हो गया 10 साल के अंदर। कितने साल के अंदर? 10 साल के अंदर 200% से भी ज्यादा दाम बढ़ गया। 200% हो गया दाम, उससे भी ज्यादा। 35 रुपया लीटर था, 100%, 70 रुपया हुआ 200% और 73 रुपया हो गया। मतलब कि 200% से भी ज्यादा दाम बढ़ गया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी आई 2014 में और 2024 में अभी सरकार है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल डीजल का दाम जो है 73 रुपया था, 73 से डबल मल्टीप्लाई करते हैं तो 146 रुपया होता है, यानी लगभग 150 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए। और सीनियर पत्रकार रह चुके। सुनिए, पेट्रोल का दाम आज जो है 93 रुपया लीटर है,
यानी भारतीय जनता पार्टी के रीजन में जो है पेट्रोल का दाम जो है कांग्रेस के रीजन में बढ़े हुए पेट्रोल के दाम से आधा से भी कम बढ़ा। समझ सकता हूं कि आप पार्टी में है तो आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बात सुनिए। लॉजिकली आप लोग विकास की बात ही नहीं सुनेंगे। मैं लॉजिकली बता, सिर्फ इस पे सुनना चाहते हैं ताकि टीआरपी मिले। नहीं आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप विकास पे सुनिए। मैंने बहुत सुना। आपको सुनना पड़ेगा विकास पे। आपको पता है विकास पे मोदी जी के पेट्रोल विकास और मॉडल, डीजल की कीमतों को मार्केट के हवाले कौन किया था? कौन सी सरकार में हुआ? मार्केट के हवाले सब्सिडी खत्म किसने किया पेट्रोल और डीजल पर? किसने किया था आप बताइए? यूपीए की सरकार ने। हाँ। जब सब्सिडी खत्म हुआ तो मार्केट रेट जो सरकार खरीदती थी उसके बाद मार्केट रेट पे पेट्रोल डीजल मिलने लगा। मतलब कांग्रेस ने अच्छा किया था? 35 रुपए की बात। कांग्रेस ने अच्छा किया था कि बुरा किया था? आप पूरी बात सुनिए। हम जो पूछ रहे हैं वो सिंपल कट टू कट बताइए। कांग्रेस ने अच्छा किया, बुरा आप किया? जो तर्क दे रहे हैं कि कांग्रेस के इतना पैसा बढ़ गया क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सब्सिडी देती थी पेट्रोल डीजल पे। सब्सिडी उसने खत्म कर दिया क्योंकि देश पे कर्ज बढ़ रहा था। कांग्रेस ने अच्छा किया, हटाई। कांग्रेस ने अच्छा किया उस समय। हाँ, कांग्रेस ने अच्छा किया। नरेंद्र मोदी जी महंगाई कंट्रोल करके अच्छा नहीं किया क्या? कांग्रेस ने तो उस रेशियो में जब आप तुलना करेंगे तो पेट्रोल मोदी के गवर्नमेंट खाली पेट्रोल पे चर्चा कीजिएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो प्रतिशत बढ़ोतरी है वो ज्यादा मिलेगी आपको। किस पे? मोदी के रीजन में कम है किसी भी आप गूगल देख के आप जो बात कह रहे हैं ना वो आप गूगल के हिसाब से कह रहे हैं। आप किस हिसाब से कह रहे हैं? सब्सिडी जब आप 35 रुपए लीटर जो पेट्रोल आप बता रहे हैं 35 रुपए लीटर कब मिलता था पेट्रोल और डीजल? बताइए। गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। सब्सिडी खत्म हुआ 73 रुपए कब मिलता था? सब्सिडी खत्म होने के बाद 73 रुपए सब्सिडी खत्म होने के बाद तो जब आप सीधे 200% बढ़ गया। और भारतीय जनता पार्टी के समय तो में सिर्फ सरकार 20 सब्सिडी रुपया बढ़ा है। तो अभी भी जब भारतीय जनता पार्टी आई तब तो सब्सिडी मिल ही नहीं रहा था पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी नहीं मिल रहा था। चीनियों पे सब्सिडी था क्या? पेट्रोल डीजल के आगे बढ़िए ना तो चीनी पे बताते हैं हम आपको, दाल पे बताते हैं हम आपको, हर चीज पे बताते हैं ना, सोना और चांदी पे बताते हैं, हर चीज पे सब डेटा लेके आए हैं। ऐसे ही नहीं बैठे हम आपके पास। ठीक है आप आगे। पेट्रोल और डीजल पे तो आप बोल दीजिएगा हाई हाउ हाउ फलाना ठिकाना, ये सब चीजें वो सब चीजें मैं समझ गया। आटा कितना रुपया था 2004 में? 8 रुपया किलो आटा था। कितना रुपया किलो आटा था? 8 रुपया। 2014 में कितना रुपया किलो आटा था? 20 रुपए के आसपास। 24। स्टडी कीजिए, डेटा लेके आइए। 24 रुपया। कितना गुना बढ़ा आटा का दाम? 8 3 का 24, 3 गुना। अभी आटा का दाम 3 गुना 24 से 3 गुना कर दीजिएगा तो कितना होना चाहिए? 72 रुपया केजी। अभी आटा का दाम कितना रुपया केजी है बताइए? 30 रुपया से लेके 40 रुपया केजी तक आटा मिल जाता है। और खूब वीआईपी आटा खाइएगा, आपके जैसे अमीर लोग वीआईपी आटा खाएंगे तो उन लोगों को 50 रुपया केजी आटा मिल जाता है मैक्सिमम। 72 रुपया केजी आटा होना चाहिए। ये कौन सब्सिडी था कांग्रेस के समय में कि 8 से जो है 24 कर दिया और मोदी जी ने 24 से जो है 30 पे लाके रोक दिया। 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 6 रुपया आटा का दाम बढ़ा और उधर जो है 300% आटा का दाम बढ़ा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? चलिए आटा नहीं चीनी पे आ जाते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो 13 रुपया किलो चीनी था और जब सरकार गई तो 38 रुपया किलो चीनी था। 3 गुना बढ़ा। 13 तिहाई 39 होता है, 3 गुना बढ़ा। आज चीनी अगर 3 गुना दाम बढ़ जाए तो 117 रुपया किलो होना चाहिए। कितना रुपया किलो होना चाहिए? 117 रुपया किलो होना चाहिए। उस समय चीनी मिल और जितनी भी चीनी से जुड़े हुए बिजनेसमैन थे सब घाटे में थे। और आज जो है शुगर जो है ना, पता है भारत में शुगर जो है सरप्लस है। आज जो है व्हीट सरप्लस है। आप मोतिहारी से हैं? हाँ एकदम। मैं आपके बगल से हूं। हाँ, आपने सिधवलिया चीनी मिल के बारे में सुना? एकदम। सुनिए और भी बात करेंगे हम उन सब चीजों पे भी बातचीत। देखिए कट टू कट एक एक पॉइंट पे हम लोग तर्क किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एक पॉइंट बताइए, हम उस पे तर्क करेंगे। आपने हलाला बोला, नहीं आप चीनी पे बात करना चाहते हैं, मैं चीनी पे अब बात कर डेवलपमेंट पे हम बताना चाहते हैं। देखिए 2000 सरसों का तेल जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो 35 रुपया लीटर थी और जब सरकार गई तो 100 रुपया लीटर थी। सरसों का तेल जब सरकार गई तो 100 रुपया, 35 रुपया 100 रुपया, 3 गुना दाम बढ़ा, 3 गुना महंगाई बढ़ा। आज जो है इसका मतलब कितना होना चाहिए? 300 रुपया लीटर सरसों का तेल होना चाहिए। कितना रुपया लीटर सरसों का तेल मिल रहा है? 120 से लेके 180 रुपया लीटर तक। ये वेरी करता है आप कौन से ब्रांड का ले रहे हैं, कौन सा क्या ले रहे हैं। 120 रुपया से लेके 180 रुपया लीटर तक आपको सरसों का तेल आज मिल जा रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार गई तो 100 रुपया पे छोड़ के गई। उसके अलावा जो है चलिए और भी बात करते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो 7,000 रुपया किलो जो है वो चांदी हुआ करता था। जब सरकार गई तो 70,000 रुपया किलो चांदी हुआ करता था। 10 गुना चांदी का दाम बढ़ गया। आज जो है अगर 10 गुना बढ़ जाए तो 7 लाख रुपया किलो चांदी होना चाहिए, चांदी का कीमत होना चाहिए। आज कितना रुपया केजी चांदी है? सोना जो है मनमोहन सिंह की सरकार में 6,000 रुपया किलो था और जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो 42,000 रुपया किलो, 42,000 रुपया 10 ग्राम, सॉरी सोना।
हो गया जब मनमोहन सिंह की सरकार गई। और जब बनी थी 2004 में तो 6,000 रुपया 10 ग्राम था। आज जो है 42,000 रुपया से लेके जो है 52,000, 53,000, 60,000, 63,000 तक गया है। कितना गुना उन्होंने बढ़ाया और कितना गुना इन्होंने कंट्रोल किया। देखिए हर चीज, प्रॉपर्टी का कीमत मनमोहन सिंह की सरकार में जो है 22 गुना प्रॉपर्टी का कीमत बढ़ा था। मैं आपसे एक सवाल पूछूं अब? हाँ पूछिए। मनमोहन सिंह की सरकार गई तब डॉलर कितने का था? डॉलर कितने का था? नहीं वैसे मत पूछिए, ये गलत हो जाएगा। ये आप एक तरफा सवाल पूछिएगा। मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब कितने का था और चर्चा नहीं करना चाहते। नहीं एकदम चर्चा नहीं करना चाहते भैया, क्योंकि आपके नैरेटिव को सूट नहीं सूट करता है, एकदम बिल्कुल सूट करता है। मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब डॉलर कितना रुपया था और मनमोहन सिंह की सरकार गई। कर लीजिए, इसको भी गूगल कर लीजिए। अभी हम गूगल करके दिखा देते हैं, अभी गूगल करके दिखा देते हैं। करीब 50 रुपए के आसपास था। कर लीजिए गूगल अब। 2004 में डॉलर रेट कितना रुपया था, इसको भी हम दिखा देते हैं। 50 रुपए से कम ही था। 50 रुपया से कम था। गई तो कितना था? 72 रुपया था। आज कितना है? 82 रुपया है। आपके हिसाब से, आपके ही डेटा के हिसाब से हम बता रहे हैं। आपके डेटा के हिसाब से, आपके डेटा के हिसाब से नहीं। आप तो सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पे आप हाँ एकदम बिल्कुल है। आप तो डॉलर में पेमेंट लेते हैं। हाँ एकदम लेते हैं। तो आप बताइए ना, 82 रुपया है। आप कौन से साल से ले रहे हैं पेमेंट? हम तो 2021 से ले रहे हैं। 2021 में जब आपने लिया था तब कितने? 80 पे लिया था, आज 82 हुआ है। आप एक बार फिर से रिकॉल करिए। मुझे जो मिला वो ही मैं बता रहा हूं, मुझे जो मिला वही बता रहा हूं। हर बैंक का जो है पैसे में थोड़ा सा वैरी करता है, किसी में 35 पैसा, किसी में 40 पैसा, किसी में 45 पैसा। मुझे 80 पे मिला, पॉइंट कुछ पैसे का वो 80 पे मिला मुझे। हाँ। और 82 अभी मिल रहा है। मुझे जो मिल रहा है वो मैं बता रहा हूं। आप एक बार गूगल कर लीजिए कि मनमोहन सिंह जब आए 2004 में, हाँ। तब डॉलर की रेट कितनी थी। हाँ। और आज डॉलर की रेट आप ही बोल रहे हैं ना 50 रुपया थी। आप जस्ट डबल के आसपास का, मतलब 45 रुपया था। देखिए यहाँ पे अभी कितना है? 82 रुपए। तो मनमोहन सिंह की सरकार 2004 में आई तब 45 रुपया था। हाँ। और 2014 में मैं बता रहा हूं, नोट करके रखिएगा। आप लोग डेवलपमेंट पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, मैं तो उसके लिए तैयार हूं। डेवलपमेंट करते हैं तो हाँ। उसके लिए आप जो चीजें बाहर से लाते हैं उसमें तो आप डॉलर में पेमेंट करेंगे। देखिए 45 रुपया था। तो मैं इसीलिए सुनिए 45 रुपया था। मनमोहन सिंह की जब सरकार गई तो 66 रुपया था। 45 से 66 कितना हुआ आप बताइए? 21 की बढ़ोतरी। 21 रुपया की बढ़ोतरी उस 10 साल के अंदर अंदर हुई। और अभी जो है 82 रुपया है। अभी 10 साल के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई वो बताइए? 18 रुपया। तो मनमोहन सिंह की सरकार में 21 रुपया की बढ़ोतरी हुई, इस सरकार में 18 रुपया की बढ़ोतरी हुई। 16 रुपया की बढ़ोतरी है आप ही के हिसाब से। तो बताइए, तो मनमोहन सिंह की सरकार यानी नीति, उनका विदेश नीति अच्छा नहीं था, इसलिए जो है उनके समय में 21 रुपया की बढ़ोतरी हुई। अब मोदी जी का नीति बढ़िया है, इसलिए 16 रुपया की बढ़ोतरी हुई। और अगले 5 साल के अंदर में आप देखिएगा कि ये बढ़ोतरी धीरे धीरे घटेगा और घट के जो है एक पॉइंट पे जो है वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद से फिर भारत का पैसा जो है मजबूत होना शुरू होगा। अब मैं बता रहा हूं कैसे मजबूत होगा भारत का पैसा। पहले तो मोदी जी आए, मनमोहन सिंह सरकार और कांग्रेस के सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो पाप हुआ था, उसको धुलने का प्रयास किए। अब जो है विदेशी कंपनियां भारत में आके पहले क्या करती थी, सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया कुछ कंपनियां करती थी, बाकी मैन्युफैक्चर इन अदर कंट्री। अब क्या है कि वो आके असेंबल और मैन्युफैक्चर इंडिया में कर रही है। अब वो चीजों को खरीदेगी भारतीय पैसे में। अब भारत जो है रसिया को जो है इंडियन करेंसी में पेमेंट कर रहा है, सऊदीया को इंडियन करेंसी में पेमेंट कर रहा है, और भी बहुत, ईरान को इंडियन करेंसी में पेमेंट कर रहा है। धीरे धीरे इंडियन करेंसी अब मजबूत हो रहा है। आपको भी पता है और दुनिया के सारे अर्थशास्त्री को पता है कि 2029 से पहले भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने वाला है। वो कब बनेगा? जब भारत का पैसा और मजबूत होगा, और मजबूत मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और अगली बार अगला जो 5 साल का कार्यकाल होगा उसमें देखिएगा कि डॉलर के कंपेयर में भारत का रुपया जो है और मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा अब, क्योंकि मोदी जी ने उस ट्रैक पे ला दिया है। और मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल के अंदर में 21 रुपया डॉलर जो के कंपेयर में भारत गिरा था, अब भारत का करेंसी रुपया गिरा था, और इनके कार्यकाल में सिर्फ 16 रुपया गिरा है। यानी इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। गूगल का आंकड़ा है, आप देख सकते हैं। आप तो गांव में घूमते हैं। एकदम बिल्कुल घूमते हैं। आप 10 साल में क्या लाइफ चेंजिंग देखते हैं? स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड में क्या बदलाव है? सुनिए 5 गो काम हम गिनाते हैं। नहीं, काम उससे पहले आप बता दीजिए क्या गांव में पहले गांव में जो है कार नहीं पहुंच पाता था, बैलगाड़ी से जाना पड़ता था, ट्रैक्टर से जाना पड़ता था, जीप और बस नहीं पहुंच पाता था। अब भारत का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे जो है 1 2 3 4 5 4 व्हीलर नहीं है, क्योंकि सड़कें बन गई है और चिकनी सड़क बनी है।
पहले गांव में लोगों के पास मोबाइल और टीवी नहीं हुआ करता था और आपका चैनल का सब्सक्राइबर इतना नहीं हुआ करता था। काहे कि लोगों के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था नहीं था और मोबाइल चार्ज करने के लिए जो है ना लोगों को 40-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब मोबाइल पे फोन पे बात करने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना पड़ता था। 2014 की बात कर रहा हूं कि ताकि जो है 2 दिन 3 दिन मोबाइल चले, जनरेटर चलाना पड़ता था। पूरा गांव में जनरेटर एक जगह चलता था और 20 आदमी 25 आदमी 50 आदमी का मोबाइल चार्ज होता था। 5 रुपए में चार्ज होता था। 5 रुपया में चार्ज होता था। आज वो सिस्टम खत्म हो गया। आज आप अपने घर पे बैठ के जो है मोबाइल जो है चार्ज कर सकते हैं। काहे कि आपके घर में जो है ना ललटेन और लैंप का युग खत्म हो गया। अब एलईडी और सीएफएल का भी युग खत्म हो गया। एलईडी का युग आ गया। एलईडी का युग आ गया। तो ये पहला रोड, दूसरा बिजली, तीसरा जिन लोगों के पास सादा मोबाइल हुआ करता था आज उन लोगों के पास एंड्रॉयड का बढ़िया बढ़िया सेट है, बढ़िया बढ़िया अच्छा सेट है। जो लोग साइकिल खरीदने से पहले जो है 2 साल सोचते थे, 2 साल कि हम साइकिल खरीदेंगे, और जिनको दहेज में पहले साइकिल मिलता था आज जो है उनको दहेज में जो है ना वो बढ़िया बढ़िया जो है कार मिल रहा है। और वो कोई व्यक्ति जो है कार खरीदने से पहले नहीं सोच रहा है क्योंकि उसको जो है उस प्रकार का सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। ये चौथा बदलाव। पांचवा बदलाव कि भारत के अनेकों गांवों में महिलाएं जो है शौच के लिए रात का इंतजार करती थी और जब आप किसी गांव में जाते थे तो गांव में घुसने से पहले रोड के दोनों किनारे कांग्रेसी नेताओं के पाप के वजह से जो है ना गांव के लोग उससे पहले वो शौच इंतजार करता था, आपका वेलकम करता था। वेलकम टू दिस विलेज। एकदम टट्टी इस साइड भी किया हुआ है, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी। कांग्रेसियों के विकास पे लोग जो है टट्टी करते थे पहले रोड के किनारे। करते थे कि नहीं करते थे? आप बोलिए ना हाँ या ना, आप बोलिए तो हाँ या ना। कांग्रेस के विकास पे लोग टट्टी करते थे कि नहीं? वो भी रोड नहीं होता था, वो भी जो है पगडंडी होता था और लोग जाके बाहर टट्टी करते थे। ये बदलाव। छठा बदलाव, इज्जत घर मोदी जी ने दिया। छठा बदलाव, 4 करोड़ लोगों को जो है मोदी जी ने आवास योजना के तहत जो है आवास दिया। 7वां बदलाव, मोदी जी ने पहले आप भी कितना भी वीआईपी आदमी क्यों ना हो, गैस लेने के लिए जो है आपको 1 महीना पहले से नंबर लगाना पड़ता था और जिस दिन गैस आपका खत्म हो जाता था 7 दिन तक आपकी मां को जो है चूल्हा पे खाना बनाना पड़ता था और लाइन लगा के जो है गैस लेना पड़ता था। और कभी कभी पता चला कि आप लाइन में लगे हैं, सुबह से शाम तक लाइन में लगे और शाम को जो है गैस सिलेंडर खत्म हो गया, ट्रक वाला का गैस खत्म हो गया। 7वां बदलाव। 8वां बदलाव, मोदी जी ने 5 लाख रुपया का इलाज का जो है सालाना जो है हर एक परिवार को जो है व्यवस्था दिया। 9वां बदलाव, भारत के इकोनॉमी को 11वां नंबर से 5वां नंबर पे लेके आए। 10वां बदलाव, आपको बोलने की आजादी दी है। अगर कांग्रेस की सरकार होती ना और किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आप जाके रिपोर्टिंग कर देते ना तो आपको जो है ना बैंडेज करा के आना पड़ता, नहीं तो आपका एगो हाथ टूटा रहता, नहीं तो एगो पांव टूटा रहता। और हिम्मत है तो यही सवाल, जितना कड़वा सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, बंगाल के किसी चौराहे पे आप जो है किसी बंगाल के टीएमसी के नेता का इंटरव्यू लेके और 4 कड़वे सवाल पूछ के देखिए, वहां से सीधे आपका जो है ना आपका शरीर जो है ना सीधे अस्पताल में जाएगा और फिर बैंडेज वैंडेज करा के सीधे कोलकाता एयरपोर्ट से दिल्ली आइएगा, भागिएगा। पहले मनीष कश्यप एक पत्रकार होते थे तो उस लिहाज से लोगों की बात करते थे। आपने कहा ठीक है। आपको पता है मध्य प्रदेश में 2 साल पहले 4-5 लोगों को थाने में नंगा करके उनकी तस्वीर वायरल की गई। वो यूट्यूबर गलत था, वैसा नहीं होना चाहिए। खुल के बोलने की आजादी कहाँ है? नहीं, एकदम गलत था। और वो जिस सुनिए जिस पुलिस वालों ने किया वो सारे पुलिस वाले सस्पेंड हुए, ये काहे नहीं बताया आप? मैंने खुद वीडियो पोस्ट किया था, मैंने वीडियो बनाया था, मैंने खुद, और सारे के सारे पुलिस वाले सस्पेंड हुए। बिहार में मेरे ऊपर एनएसए लगा, गलत तरीके से एनएसए लगा। कितने लोग सस्पेंड हुए? एक भी आदमी सस्पेंड नहीं हुआ। बाइज्जत में बरी हो गया, एक भी आदमी सस्पेंड नहीं हुआ। तो ये आजादी है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अगर कोई नेता के देख रेख में कोई प्रशासन अगर गलत करता है तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होता है। यूपी में भी त्वरित कार्रवाई होता है, मध्य प्रदेश में भी त्वरित कार्रवाई हुआ, बंगाल में काहे नहीं होता है, केरल में काहे नहीं होता है, तमिलनाडु में काहे नहीं होता है? बताइए। मोदी जी का डिक्टेटर का वीडियो पोस्ट होता है तो मोदी जी उस पर हंसते हैं। डिक्टेटर है नहीं इसलिए हंसते हैं। ममता बनर्जी केस कर देती हैं। सवाल का आप ही जवाब दे रहे हैं कि डिक्टेटर कौन है। मोदी जी का डांसिंग वाला वीडियो पोस्ट कर दिया, मोदी जी बोले बहुत बढ़िया बाबू, ऐसे ही करते रहो। और ममता का पोस्ट कर दिया तो ममता जो है पुलिस भेज दी। तो हु इज डिक्टेटर? बताइए आप। हिटलर के रास्ते पे कौन चल? स्टंट तो हो सकता है। अरे हिटलर स्टंट भी तो हो सकता है। तो काहे नहीं? तो चुनावी स्टंट जो है अच्छे ढंग से काहे नहीं निभाई ममता बनर्जी? चुनाव में जो है डिक्टेटरशिप क्यों की? बताइए। हिटलर के रास्ते पे चलने वाली ये ममता दीदी जो है ना,
इनको जो है बंगाल के लोग इस बार सबक सिखा रहे हैं और 35 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और अगली बार बीजेपी की सरकार बन रही है बंगाल में। यही रीजन है। और देखिए, मीडिया वालों से भी मैं विनती करना चाहता हूं, इन सब पे चर्चा कीजिए निष्पक्ष होके, लेकिन साथ ही साथ हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है विकास पे चर्चा करना चाहते हैं और आप लोग हमें विकास पे चर्चा करने का मौका दीजिए, मौका दीजिए। हम लोग चाहते हैं और हमें पता है कि हमारा मोदी जी ने जो है ना देश का विकास किया है, इसलिए हम जो है विकास पे बोलना चाहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, लंबा एक्सप्रेसवे कहां बना है बताइए? इसके पहले चीन का, अमेरिका का, यूरोपियन कंट्री का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, इन सब का रिकॉर्ड था। अभी पूरे दुनिया में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है पता है आपको? बताइए, आप बताइए। आप लोगों से पूछना चाहता है, पूरा देश पूछना चाहता है, पूरा देश, पूरा दुनिया जानना चाहता है कि भारत में जो है सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर मुंबई तक का बना। इसकी कहानी आप लोग बताते नहीं है, बस एक दिन बताते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं और फिर हलाला 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 हलाला, और उसमें भी हलाला में जो है ना बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा है। अरे भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात करती है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने के दौरान जो है मोदी जी ने ये थोड़ी कहा कि मुसलमानों को नहीं देना है। किसान निधि देने से के दौरान मोदी जी ने ये थोड़ी कहा कि मुसलमानों को नहीं देना है। उन्होंने सबको दिया। लेकिन मुस्लिम के नेता क्या कर रहे हैं? वोट जिहाद करो। अच्छा, एक बात बताओ, काहे वोट जिहाद? क्यों वोट जिहाद? क्यों किसके लिए वोट जिहाद बताइए? मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों के लिए क्या किया बताइए आप? जब मुस्लिम खुदे बोल रहे हैं कि हमारी जिंदगी रोजगार नहीं मिला, हमारे जिंदगी। अच्छा ठीक है, आप मुसलमान नेताओं के बारे में पूछ रहे हैं, आप बताइए जरा मोदी जी ने क्या किया मुसलमानों के लिए? अरे अभी तक का मतलब सत्यनारायण भगवान का कहानी है कि फिर से पंडित जी शुरू से कहीं मोदी जी ने क्या ऐसा किया? अभी तक 10 को कम हुआ क्या गिनाया? मैं क्या गिनाया अभी तक? वो तो कांग्रेस भी करती थी। कांग्रेस इंदिरा आवास योजना मिलता था, क्या बात मुसलमानों को पूरा 70 साल में मिलता था। पूरा 70 साल में कांग्रेस हॉस्पिटल में इलाज होता था, हिंदुओं का भी होता था, मुसलमानों का भी होता था। कांग्रेस के समय में हॉस्पिटल में इलाज होता था क्या? हॉस्पिटल में इलाज कौन सा हॉस्पिटल में? सारे हॉस्पिटल में। आप बताइए ना एक हॉस्पिटल। अच्छा एक बात, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए। दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? आप बताइए ना महाराज, आपसे दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? आप बताइए ना। एम्स है। हाँ एम्स है। एम्स को दिल्ली का एम्स किसने बनवाया? दिल्ली का एम्स किसने बनवाया? भारत के लोगों ने बनवाया। भारत के लोगों ने बनवाया। सवाल डक मत करिए, एकदम। अगर दिल्ली का एम्स, प्रधानमंत्री रहते हुए दिल्ली का एम्स अगर जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया, अगर आप कहना चाहते हैं तो भारत का टुकड़ा भी जवाहरलाल नेहरू ने किया, यह भी बात आपको कहना पड़ेगा। एक बात आप नहीं कहिए। अच्छा, तो उस हॉस्पिटल में इलाज किसका हुआ? सिर्फ वीआईपी लोगों का उस समय होता था। कांग्रेस के समय में कोई गरीब आदमी का इलाज नहीं हो पाता था। नहीं, वीआईपी कौन था? सिर्फ नेता, अमीर अमीर लोग। आज जो है मोदी जी ने उसमें सीट बढ़वाया। आज जो है एक एम्स के जगह पे 15 से ज्यादा एम्स बनवाया और हर एम्स में जो है गरीबों का इलाज हो रहा है आज के समय में। और आज के समय में वीआईपी लोग पता है कहां इलाज करा रहे हैं? कहां? उन लोग का हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो वो लोग जो है बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं और एम्स में जो है आज के समय में गरीबों का इलाज हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने वो आयुष्मान कार्ड दे दिया है। देखिए, पहलू को देखने की जरूरत है। और अगर आप कहिएगा कि एम्स नेहरू ने बनवाया तो आपको यह भी बात कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान का विभाजन नेहरू के कारण हुआ। अगर आप कहिएगा कि जेएनयू जो है नेहरू के कारण बना तो आपको कहना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो है वो नेहरू के कारण ही बना। यह सोचना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद किया है, यह बात सबको पता है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद जो है, अच्छा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कौन हुए पता है? कांग्रेस के आज तक के सबसे बड़े नेता कौन हुए? आप ही बताइए। आप बताइए। क्योंकि आप तो अब बीजेपी के हो गए तो बीजेपी के हिसाब चश्मे से देखेंगे। हम आपके हिसाब से पूछ रहे हैं। हम आप जो जिसका नाम रखिएगा उसमें हम सहमति भरेंगे, या हम जिसका नाम रखेंगे उसमें आपको सहमति, आप अपने आप सहमति भर दीजिएगा। गांधी जी से बड़ा नेता कांग्रेस में हुआ कोई? मोहनदास करमचंद गांधी जी से बताइए, हाँ या ना? आप अपना विचार रखिएगा, हाँ या ना? मैं आपके हिसाब से मान लेता हूं। ना आप अपने हिसाब से बोलिए, आप अपने हिसाब से दूसरा नाम बताइए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हुए ना? महात्मा गांधी जो है आजादी के बाद बोले थे कि कांग्रेस को जो है खत्म कर देना चाहिए। जाइए उनका किताब पढ़िए, क्योंकि उन्हें पता था कि कांग्रेस को जिस लिए बनाए थे वो कांग्रेस अब रास्ता भटक गई है। अब ये कांग्रेस जो है आजादी के बाद देश को लूटेगी, इसलिए गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए। जाइए पूछिए, पढ़िए किताब, पढ़ के दिखाइए। अरे हम पढ़े लिखे सिविल इंजीनियर हैं और बड़ी पढ़ाई करते हैं, हमेशा किताबें रहता है गाड़ी में, हमेशा एनी टाइम पढ़ते रहते हैं। ये गांधी जी का है और गांधी जी से बड़ा कांग्रेसी नेता कोई हुआ नहीं।
वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और देश के सभी लोग जानते हैं। तो चलिए ठीक है, और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये जो हलाला जिहाद है उस पर जो है पाबंदी लगनी चाहिए एकदम 100%। इस पे जो है हम लोग एक बार बृहत बैठेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे, और हमें पता है कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी जो है ना वो मोदी सरकार ही उठाएगी। आपके जीवन को बदलने की जिम्मेवारी जो है ना वो मोदी सरकार ही उठाएगी। तो आपके पहले भी सुरक्षित था, पहले कैसे सुरक्षित थे? मैं पहले भी सुरक्षित था। कैसे? रोज देश में दंगा होता था, कैसे सुरक्षित थे? ट्रेनों से जो है कोई धक्का मार के गिरा देता था, आज तो ऑटोमेटिक डोर आ गया। नहीं, सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तब मैं बिहार में था। हाँ, उसके बाद मैं करीब अखिलेश यादव के दौर में उत्तर प्रदेश आ गया। मैं नोएडा में रह रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं योगी जी के राज में भी बहुत, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे सुरक्षा व्यवस्था में, मैं जहां भी गया उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी गया, योगी आदित्यनाथ थे तब भी जा रहा हूँ, नीतीश कुमार थे तब भी गया, लालू यादव जी थे तब भी मैं पटना में पढ़ाई करता था। ठीक है, एक नंबर। मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय लखनऊ में है, जाइए वहां पे 20 कड़वे सवाल उनके कार्यकर्ताओं से पूछिएगा। अभी 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 का बात बता रहा हूँ, ठीक है। और समाजवादी पार्टी का कार्यालय है लखनऊ में, दोनों कार्यालय की दूरी सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के आसपास है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में घुस के 20 कड़वे सवाल पूछ के आ जाइए, पता चल जाएगा। सुरक्षा का पैरामीटर एकदम टेम्परेचर पे नपा जाएगा। 20 कड़वे सवाल आप अपने हिसाब से। एक मिनट, हम जो बोल बताइए, क्या इतने दिनों नहीं में कोई सुरक्षित है भैया, उसके अंदर कड़वा सवाल हो ही नहीं रहा है। किन से? अखिलेश यादव से या उनकी पार्टी से? अरे वही हो रहा है जहां योगी जी के पुलिस खड़ा है। योगी जी का पुलिस नहीं खड़ा, इसीलिए ना बोल रहे हैं कि कार्यालय के अंदर घुसे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर घुसे लखनऊ में। 20 कड़वा सवाल पूछ के आइए, एकदम सुरक्षित आइएगा, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। और 20 कड़वा सवाल जो है वो अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में घुस के पूछ के आइए। उधर से एक हाथ तो बैंडेज कराइए के आइएगा, और कम से कम कुर्ता तो फटा ही रहेगा। रांची का भी एक वीडियो आया, देखा है आपने? हाँ, देखा है? नहीं देखा। रांची के विधायक हैं सीपी सिंह, अभी उनकी एक सभा चल रही थी, उसमें कुछ लोग आए टोपी पहनकर, कहा यह गया कि सारे मुसलमानों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। फिर बाद में पता चला वो तो हिंदू थे। वहाँ एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि मुसलमान बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उसका वीडियो ट्विटर पर अभी भी मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, उस पर देखेंगे और उस पर हम बात करेंगे, क्यों नहीं। तो ये वोट जिहाद नहीं है क्या? क्या ये तो वोट जिहाद नहीं है? क्यों? आप अगर क्या दिखाना चाहते हैं? किसी ने साजिश किया होगा, विपक्ष नहीं, विपक्ष सामने मंच पे, मुख्य मंच पे बीजेपी के विधायक बैठे हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है? अगर मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है तो क्या दिक्कत है? मुसलमान थे ही नहीं ना, मुसलमान थे नहीं, तो वो तो जांच का विषय है, उस पर जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होना चाहिए। और अगर ऐसे किसी ने किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हम खुल के बोल रहे हैं। वो दिखाना अगर चाहते हैं, अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए एकदम। यानी आप खुद ही कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, आप बार बार यही कहना चाहते हैं। तो जब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता आपके हिसाब से, तो 80% हिंदू वोट दे देता है, तो काहे पेट में दर्द हो जाता है? भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट देता है, ये तो आपने खुद कबूल किया है। हम अभी कह रहे हैं, और मैं आपको एग्जाम्पल कुछ बता रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2022 में, मेरी बात सुन लीजिए, 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो बोली थी उससे ज्यादा सीट लेके आई और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। मेरी बात सुनिए आप। योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे 2022 के चुनाव में। आपको पता है गोरखपुर सीट से लड़ रहे थे, जो मठ के आसपास की बूथ थी, करीब 10 बूथ। पता है वहां योगी आदित्यनाथ जी को कितने वोट मिले? कितने? 5, 7, 10, 25, 18, 19, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके देख लीजिए। वो मुस्लिम बहुल इलाके थे। 5 गो मिला ना, 10 गो मिला ना, 18 गो मिला ना, 19 गो मिला ना, मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? तो 19 को वहां के उस बूथ के मुसलमान जो है योगी जी में भरोसा दिखाए ना? नहीं। अच्छा, 19 के जगह पे वहां पे हिंदू भी, तो मुस्लिम बाहुल्य होने का मतलब ये नहीं होता है कि वहां हर घर मुसलमानों का है, हिंदू भी रहते हैं। हिंदुओं ने भी तो दिया होगा। चलिए, जो आप समझना है। आपने अगर वोट के उस पोलिंग स्टेशन के अंदर अगर जाके आपने काउंट किया होगा, या इलेक्शन कमीशन का डेटा आपके पास आया होगा, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, वो ठीक है, डेटा आया होगा, ठीक है। जिनको भरोसा था उन्होंने दिया, जिनको भरोसा नहीं था उन्होंने नहीं दिया, दैट्स इट। सरकार तो योगी जी की बनी ना। तो ये वोट जिहाद नहीं है क्या? ये वोट जिहाद, इसमें वोट जिहाद क्या है? योगी जी ने जबरदस्ती थोड़ी किया कि आप हम ही को दो,
यहाँ पे तो वो सलमान खुर्शीद की भतीजी ने साफ साफ कहा कि आपको हम ही को देना है। मोदी जी के मंच से आज तक आपने सुना है कि हिंदुओं हमारे अलावा किसी को वोट मत देना? कभी मोदी जी ने कहा है? वोट जिहाद वो होता है जो सलमान खुर्शीद की भतीजी ने किया कि हमको नहीं दोगे तो तुम असुरक्षित हो और तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार होगा। कभी बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा बोला है कि हिंदुओं अगर आप लोग हमको वोट नहीं दोगे तो आप लोगों का सामाजिक बहिष्कार होगा? कभी बोला है? तो वोट जिहाद कौन कर रहा है ये चीजें समझना पड़ेगा। और हम हैं, सवाल का जवाब हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हाँ, गलतियां सबसे होता है, लेकिन गलतियों से जो सीखता है वहीं आगे बढ़ता है। 2 सीट से शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और आज जो है देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी का, और 400 पार हम लोग जा रहे हैं। और एक समय कांग्रेस पूरे देश में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से शुरुआत किया, शुरुआत ही उसका वहीं से हुआ। और आज जो है कब्र में जो है उसका दोनों पांव चला गया है, और जो है डायनासोर की प्रजाति जैसे विलुप्त हो गई वैसे कांग्रेस विलुप्त हो गई। आम आदमी पार्टी तो जीरो से शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी तो वोट जिहाद का पैदाइश है और अब खत्म होने वाला है। इस बार खत्म हो जाएगा आम आदमी पार्टी। कितने दिनों में? इस बार इस चुनाव में जो है, ये लोकसभा का चुनाव और उसके बाद से विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें खत्म हो जाएगा आम आदमी पार्टी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन चलिए, आप लोगों से और विनती करना चाहता हूं कि इन सब चीजों को निष्पक्ष तरीके से दिखाइए और साथ ही साथ विकास पे बात कीजिए। हम लोग विकास पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समस्या क्या है कि बड़े बड़े चैनलों में जो है टीआरपी चाहिए, और टीआरपी के लिए जो है आप लोग जो है बहुत सारी चीजें, उस पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप लोग विकास पे बात कीजिए। हम लोग विकास पे बात करने के लिए एकदम 100% तैयार है। आप डेटा लेके आइए, आंकड़ा लेके आइए, हम भी आंकड़ा लेके आएंगे और आंकड़ों पे बात करेंगे। बस फर्क इतना है कि मौसम, मौका, दस्तूर सब बदल चुका है। अब मनीष कश्यप जी पत्रकार नहीं है, इसलिए वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। नहीं, अब आप बीजेपी के चश्मे, मैं देश की बात कर रहा हूं। आप बीजेपी के चश्मे से अच्छा, विकास सुनिए, देखते हैं, विकास जो आपने अपने वीडियो में बनाया है। सुनिए, विकास की बात करना क्या गुनाह है? अगर हाँ, मैं आज भी अगर बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य पे आप सवाल कीजिएगा तो मैं कहूंगा कि हाँ, सुधार होना चाहिए। मैं आज ऑन रिकॉर्ड खुल के बोल रहा हूं। आपने उस पर सवाल ही नहीं पूछा। आप हलाला से शुरू हुए और जिहाद पे चले गए। आप तो विकास आप खुद छोड़ दिए। अब विकास पे शुरू हुई और विकास पे खत्म हुई है। हम विकास पे शुरू होंगे, विकास पे खत्म होंगे, हम भी विकास पे ही जवाब देंगे। आप विकास पे, मैं आपसे वादा करता हूं, आप जिस दिन टाइम देंगे उस दिन हम विकास पे बैठ के लाइव आपसे डिबेट करेंगे। मैं डिबेट करूंगा आपसे। आप विकास पर डिबेट करना चाहते हैं तो मैं डिबेट तैयारी करके आइए 1 घंटे। अरे मैं पूरी तरह तैयार हूं, आप अभी बताइए, हम लाइव हमें पता है आप बहुत टैलेंटेड आदमी हैं। आप पूरा डेटा लेके आइए, डिबेट करेंगे आपसे, पूरा डेटा लेके आइए। और अब मेरे पास पूरा डेटा है। आप किताब लेके बैठे हैं, मैं बिना गूगल और किताब के बैठूंगा आपके पास। 7 दिन के बाद हम लोग जो है इस पे फिर से एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है। वैसे अच्छा लगा आपको अयोध्या में भी आप मिले थे, हमें बहुत अच्छा लगा। नेता वाले तेवर में देख के आपको बहुत अच्छा लगा। और देखिए, कहने का मतलब यही है कि सामाजिक आईने को जो बहुत करीब से देखता है, जो उसमें कमी होती है, जो उसमें अच्छाई होती है, उसको जो बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, वो अच्छा नेता भी बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी पूरी शुभकामना है, आप अच्छे नेता बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह आप लोगों के बारे में सोचते रहिए। मेरी पूरी शुभकामना एनएमएफ टीम को है और आपको भी है कि आप लोग जीवन में खूब तरक्की करें, आपका चैनल खूब आगे जाए, और साथ ही साथ जो है आप लोग जो है देश के विकास में जो है आप लोग पत्रकारिता के माध्यम से अपना अद्भुत योगदान दे। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ सारे दर्शकों से कि अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी है तो आप एनएमएफ न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारी एक आपसे शिकायत है, अब अपने फैमिली के लोगों से ही आदमी शिकायत कर सकता है। शिकायत ये है कि हमारे इस वीडियो को देखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी इस बातचीत से कोई आपको वैल्यू मिली है, मतलब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आपके नॉलेज में कोई वैल्यू देती है, तो उस क्लिप को आप काट के शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। थैंक यू। जय हिंद।